हेलो हाय नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन द लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी चैनल। मेरा नाम प्रतीक नायक है और आज हम लोग फिर से शुरू कर रहे हैं तमिलनाडु बोर्ड की किताब। यस एग्जैक्टली, आपने सही सुना। एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया को लेके यूपीएससी प्रीलिम्स ने जिस तरह का ट्रेंड निकाला हुआ है, वो ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए और हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स है, उसको हिस्ट्री के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, उसका फाउंडेशन बनाने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये चैनल के ऊपर। और ये जो प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस मैं फिर से आपके लिए लेके आ रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू द एंशिएंट इंडिया, जो हमने पहले से ही खत्म कर दिया है बाय द वे। अगर आपको ना जानकारी हो तो यहाँ आई बटन के अंदर आपको एक लिंक डाल दूंगा मैं। प्लीज आप देख लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा तमिलनाडु बोर्ड के अंदर से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसका मैंने एक बहुत ही ब्रॉड करीबन 20 से ज्यादा लेक्चर्स के ऊपर सेशन लिया हुआ है, वीडियोस लिए हुए हैं और उसमें बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने समझाया हुआ है। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं विथ रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया, या मैं कहूंगा कि मिडिवल इंडिया का सब पार्ट, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली मिडिवल इंडिया। और इंटेंशन ये है कि तमिलनाडु बोर्ड के अंदर से ही आपको अधिक से अधिक लाभ हो पाए, खास करके चोलास और उसके बाद वाले चैप्टर्स है, दिल्ली के सुल्तान्स के जो चैप्टर है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। आप सभी का स्वागत है ऑन द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम आपको यहाँ पे तैयारी कराते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के बारे में। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करना चाहते हो, तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी एप्लीकेशन और दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। 10 साल से हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहा हूँ। हमारे पास बहुत सैकड़ों टॉपर्स आपको मिलेंगे जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हमारे थ्रू पढ़ के क्लियर किए हुए हैं। अभी आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर 50% ऑफ अवेलेबल है। यस एग्जैक्टली, सही सुना आपने। 50% से ज्यादा आपको डिस्काउंट अवेलेबल है इफ यू यूज द कोड PN लाइव। ये कोड को यूज करिए, अधिक से अधिक लाभ आप गार्नर कर सकते हो। और आज आखिर का दिन है, टुडे इज द लास्ट डे। ये वीडियो बनाने का इंटेंशन आपको तमिलनाडु बोर्ड के थ्रू आज मैं आपको शुरू कराऊंगा। पर तमिलनाडु बोर्ड के सिवा अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो तो मेरे लाइव कोर्सेज में आइए। आपका जो सिविल सर्विसेज का सपना है वो साकार कीजिए। हम आपको प्रॉमिस करते हैं, अधिकारी से लेके या अभ्यर्थी से लेके अधिकारी तक, अगर आपने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू अनअकैडमी के थ्रू तैयार किया है, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है फाउंडेशन स्टेज से, और फाइनल सिलेक्शन के बाद हम आपको फीस रिटर्न कर देंगे। ये हमारी प्रॉमिस है अनअकैडमी की तरफ से, एंड हम इसके लिए कार्यरत है 100%। फीस अभी बढ़ने वाली है हमारी सब्सक्रिप्शन की, इसके लिए उसके पहले ही आप लाभ उठाइए, PN लाइव कोड का यूज कीजिए और अपने सिविल सर्विसेज का सपना जो है वो साकार कीजिए सर। ओके, तो मोस्ट वेलकम। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ न्यू बैचेस वेरी सून। यू कैन ज्वाइन ऑन दिस बैचेस। 8 जुलाई से 10 जुलाई से हमने ऑलरेडी शुरू की है। नई बैचेस शुरू हो रही है, मेरी ऑप्शनल शुरू हो रही है। ऑप्शनल में हमारे पास सैकड़ों एजुकेटर्स है जो आपके सिविल सर्विसेज के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की भी तैयारी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे क्लास के अंदर सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज विथ रेफरेंस टू द इंपीरियल चोलास। ओके, तो हम डिस्कस करेंगे अर्ली मिडिवल इंडिया से। मिडिवल इंडिया एक्चुअली दो पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। मैं आपको बीच बीच के अंदर व्हाइट बोर्ड की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि आपने अगर मेरे पुराने सेशंस देखे होंगे तो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के सिवा पढ़ना अधूरा लगता है मुझे, और पढ़ाना भी अधूरा लगता है सर। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है, राइट। तो एक हिस्ट्री जो है, जिसे हम लोग कहते हैं इंडियन हिस्ट्री को लेके जब हम लोग बात करेंगे, भारतीय इतिहास को लेके जब बात करेंगे, तो पहला हिस्ट्री का पार्ट आता है वो है एंशिएंट हिस्ट्री, राइट। और एंशिएंट इंडिया के बारे में मैंने आपको मोटे मोटे तौर के ऊपर पढ़ाया था कि कैसे ओरिजिन से शुरू होता है। ओरिजिन का मतलब है कि स्टोन एज के समय से इसकी शुरुआत होगी, और स्टोन एज से शुरू होते होते ग्रेजुअली वी विल कम टू नो कि इट विल गेट ओवर बाय द गुप्ता और द पोस्ट गुप्ता सर। ठीक है, तो कहानी ये चलती है कि पोस्ट गुप्ता तक आते आते इसका एंड हुआ, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से शुरू होता है मिडिवल इंडिया सर। ठीक है ना, समझे। तो आज हम लोग जो चैप्टर्स है वो मिडिवल इंडिया से शुरू करेंगे। मिडिवल इंडिया की शुरुआत एक्चुअल से इसके अंदर आप देखोगे तो ट्रांजिशन से होती है। ट्रांजिशन का मतलब है कि एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया के बीच वाला पीरियड है, दैट इज कॉल्ड एज द अर्ली मिडिवल इंडिया। क्या कहते हैं? अर्ली मिडिवल इंडिया उसके साथ जुड़ा हुआ है। और वहां से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे दिल्ली के सुल्तान आए। दिल्ली के सुल्तान के बाद ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि मुगल्स की एंट्री हुई, और मुगल्स के बाद और भी जो डेवलपमेंट है वो भी हमको यहाँ से मिलेंगे। तो विल ट्राई टू सी बोथ ऑफ देम सर। ओके ना, समझे। फाइनली इसी दौर के अंदर हम लोग प्रोविंशियल किंगडम्स को भी देखेंगे, जैसे विजयनगर किंगडम हो गया है, बहमानी किंगडम हो गया है, रीजनल स्टेट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, विल ट्राई टू सी दैट एज वेल। एंड फाइनली हम लोग इसी बुक को मॉडर्न इंडिया के अंदर भी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो
तो तमिलनाडु बोर्ड की स्टैंडर्ड 11th की किताब है सर, है ना, समझे। और स्टैंडर्ड 11th की किताब का जो नया वर्जन है वो आप देख लीजिएगा सर, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ये रेकमेंड भी किया है कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक से करिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, उसको सिलेक्टिव यूज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी हेल्प चाहिए तो मैं आपको यहाँ पे कर ही रहा हूँ हेल्प, और साथों साथ अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर और भी कॉम्प्रिहेंसिवली लाइव क्लासेस के थ्रू भी मेरे क्लासेस कंडक्ट करवा रहा हूँ। खैर, तो इट्स योर चॉइस, हम चलते हैं आगे और देखते हैं चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अर्ली मिडिवल इंडिया कैसे डेवलप हुआ सर, ठीक है। देखिए कि अर्ली मिडिवल इंडिया या मिडिवल इंडिया क्या पार्ट है सर, है ना, समझे। और मिडिवल इंडिया मूलतः से 3 या 4 टॉपिक के अंदर डिवाइडेड है, राइट। तो इसका जो पहला पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज द अर्ली मिडिवल इंडिया सर, ओके ना, समझे। अब ये क्या है अर्ली मिडिवल इंडिया? तो अर्ली मिडिवल इंडिया इज अ पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर वी विल सी कि समवेयर 750 से लेके 1000 और 1000 से लेके 1200 तक की जो डायनेस्टीज है उसको प्रारंभिक मध्यकालीन युग के रूप में पहचानते हैं। ये एक ऐसा पीरियड है जो भारतीय इतिहास में ट्रांजिशन के रूप में हम लोग पहचानते हैं। ट्रांजिशन होने का मतलब यह है कि भाई यहाँ बदलाव हो रहे थे, अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, इस पीरियड के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। दूसरा इसके अंदर से जो मिडिवल इंडिया का टॉपिक आता है वो है दिल्ली का सुल्तान, है ना, तो जिसे हम लोग कहते हैं दिल्ली सल्तनत, राइट। ये दिल्ली सल्तनत जो पीरियड है ये 1206 से लेके 1526 तक का पीरियड में आपको देखने को मिलेगा। कब देखेगा? 1206 से लेके 1526 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड फाइनली वी विल कम टू नो अबाउट द मुगल्स, जहां हमको ये जानकारी मिलती है कि 1526 से लेके 1707 तक का जो पीरियड है वो मुगल्स के साथ जुड़ा हुआ है सर, ठीक है। इनफैक्ट इसी दौरान मिडिवल इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम्स निकल के आएंगे। क्या निकल के आएंगे? प्रोविंशियल किंगडम। ये प्रोविंशियल किंगडम्स के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो है विजयनगर स्टेट, है ना। तो हम लोग विजयनगर को भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर्स के अंदर आगे की क्लासेस के अंदर, जो 1336 से लेके शुरू हुआ और 1565 या उसके बाद वाले पीरियड तक फाइनली उसका एंड होगा या डिक्लाइन होगा सर, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिडिवल इंडिया इनटू 3 पार्ट्स एंड 3 फेजेस, दैट इज द अर्ली मिडिवल इंडिया, द दिल्ली सल्तनस एंड द मुगल्स, है ना, समझे। तो पहले आप इसको थोड़ा एक बार बना दो। आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज मेक दिस आउट, है ना, समझे। ये चार्ट वार्ट आपको जो भी बनाना है वो बना दीजिए, तो इट वुड बी इजी फॉर यू एज वेल। हेलो। तो दोस्तों मैं आपको बात कर रहा था विथ रेफरेंस टू द अर्ली मिडिवल इंडिया, दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। एंड मेनली हमें ये देखना चाहिए कि इस दौरान किस किस प्रकार से जो डेवलपमेंट हुआ उसके ऊपर हम लोग थोड़ी बात कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग अभी यहाँ पे हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंपीरियल चोलास का डेवलपमेंट यहाँ से हुआ और इंपीरियल चोला करके जो डायनेस्टी है उसका इतिहास किस तरह से रहता है सर, ठीक है ना, समझे। तो अभी हम लोग फेज 1 के अंदर है। इसी के अंदर हम लोग अर्ली भक्ति मूवमेंट को भी पढ़ेंगे। अर्ली भक्ति मूवमेंट का मतलब है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का कैसे शुरुआत हुआ। खैर अर्ली भक्ति मूवमेंट को मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस ऑनवर्ड्स, क्योंकि हम लोग जब सल्तनत के अंदर जाएंगे तो हम लोग भक्ति सूफी मूवमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। विल बी डिस्कसिंग अबाउट द भक्ति सूफी मूवमेंट एज वेल। तो ये जो भक्ति सूफी मूवमेंट है उसके अंदर फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ी डायनेस्टी जिसका नाम है इंपीरियल चोलास। अब देखिए सवाल ही आपको यहां से आता है सर, ठीक है, चोलास और इंपीरियल चोलास, ओके ना, समझे। तो अगर आपने ये टॉपिक को पहले पढ़ा हुआ है या तमिलनाडु के बुक को पढ़ा हुआ है या मेरे वीडियोस को आपने अटेंड किया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ा टॉपिक ही निकल के आता है कि इनके सोर्सेस कौन थे, और दूसरा टॉपिक निकल के आता है कि इनका ओरिजिन क्या था सर, ठीक है। तो हम लोग इसको मूलतः से डिवाइड कर देंगे कि हु आर दिस पीपल, कि ये कौन थे, चोलास कौन थे। सबसे पहले बवाल ही यहां से निकल के आती है। सेकेंडली इनको कौन से सोर्सेस में लिखा है। हम लोग डिवाइड करेंगे इनकी पॉलिटी के अंदर, हम लोग डिवाइड करेंगे इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इनकी इकोनॉमी कैसे हुआ करती थी, इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे चलता था, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग कैसे हुआ करता था। विल ऑल्सो ट्राई टू सी द इंपीरियल चोलास विथ रिस्पेक्ट टू द आर्ट एंड आर्किटेक्चर एज वेल। और इनफैक्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहते हैं कि इनके द्वारा जो टेम्पल्स बनते हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट थे सर, ओके। ये इंपीरियल चोलास इसके लिए कहते हैं क्योंकि इनकी नेवी बहुत बड़ी थी। इनफैक्ट इस क्लास का टाइटल आप देखिए, you see the title of this class
इसमें नेवी की बात की गई है, एवरी वर्ड इज रिलेटेड टू नेवी ओनली सर, ओके। एंड वी विल फाइंड कि हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इनकी नेवल डेवलपमेंट कैसे डेवलप हुई, इनकी सोसाइटी के अंदर किस प्रकार का डेवलपमेंट हो रहा है, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे चलती है सर, ओके। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग चोलास के ऊपर देखेंगे। आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इसके ऊपर से सवाल आए हुए हैं। इन द मेंस एग्जामिनेशन 2022 की मुख्य परीक्षा के अंदर सीधा सीधा सवाल पूछ दिया था कि चोलास के एडवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, और चोलास का एडवेंटमेंट कैसे हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, एवरीथिंग आस्क्ड, है ना। उसी के साथ हम लोग देखेंगे। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि हु वर दी चोलास, है ना, समझे। और इनके लिए शब्द क्यों होता है इंपीरियल चोलास, और मूलतः से ये चोलास कौन थे सर, ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए कि जब हु की बात करते हैं तो हमें पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था, या पिछले कुछ क्लासेस के पहले संगम एज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। तो एंशिएंट इंडिया के अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पिछली एनसीईआरटी या तमिलनाडु बोर्ड के चैप्टर्स को, तो उसमें संगम एज के अंदर मैंने बताया था। ये संगम एज के दौरान मैंने डिस्कस किया था कि भारत के अंदर 3 अलग-अलग डायनेस्टीज का उदय हो चुका था। उसमें से एक डायनेस्टी थी तमिलनाडु के अंदर आने वाली पांड्या डायनेस्टी। वी विल फाइंड, सॉरी, तमिलनाडु के अंदर आने वाली पांड्या डायनेस्टी। वी विल फाइंड कि उसी दौर के अंदर आज के केरला के अंदर आने वाली चेरा डायनेस्टी, और आज के नॉर्दर्न तमिलनाडु में आपको चोलाज मिलेंगे जो पुहार से रूल करते थे या उरियूर से रूल करते थे। पुहार कोई और नहीं, पर इसको बेसिकली कावेरी पट्टनम के रूप में आज की तारीख में हम लोग पहचानते हैं सर, ठीक है। तो जो तमिलनाडु बोर्ड की बुक में संगम एज का चैप्टर है, उसमें चोला, चेरा और पंड्यास के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब ये जो इंपीरियल चोलास थे, ये पुराने चोलास के भाई लोग थे, ये अलग वाले थे सर, ठीक है ना। सवाल यहां से यही आता है कि दिस चोलास वर दी प्रीवियस चोलास और दे आर द न्यू चोलास। न्यू चोलास का मतलब है कि ये जो नई डायनेस्टी के रूप में निकल के उसके साथ थे, या पुराने के ही साथी थे। तो याद रखना कि ये जो चोला, चेरा और पंड्या जो संगम एज के अंदर करीबन फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी के बीच में थे, फर्स्ट से लेकर थर्ड सेंचुरी के बीच में थे, उसी के साथ जुड़े हुए हमें देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। दिस इंपीरियल चोलास आर वंस अगेन द ओरिजिन ऑफ द प्रीवियस चोला ओनली। प्रीवियस चोला का मतलब क्या है कि भारत के अंदर संगम एज के दौरान जो चोलास हुआ करते थे, ये संगम एज के दौरान जो चोला डायनेस्टी हुआ करती थी, ये चोला डायनेस्टी वी विल फाइंड की डिक्लाइन में चली जाती है बाय द थर्ड सेंचुरी सर, है ना। तो तीसरी शताब्दी तक आते आते इनका डिक्लाइन हुआ। इनके डिक्लाइन के बाद दक्षिण भारत के अंदर एक डायनेस्टी है जिसका नाम है कालभरा डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? कालभरास, है ना। कालभरास वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, है ना। किसके साथ जुड़े हुए थे? दे वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। और इनके कार्यकाल के अंदर वी विल सी कि ये चोला डायनेस्टी डिक्लाइन में गई। अगेन बाय द 9th सेंचुरी, अगेन बाय द 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी तक आते आते ये चोलास का रिवाइवल हुआ। रिवाइवल होने का मतलब क्या है कि इनका ग्रोथ हुआ, और यही रिवाइवल को हम लोग कहते हैं इंपीरियल चोलास, ठीक है ना, समझे। तो हमें पहले ओरिजिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए। सुनिए मेरी बात, हमें पहले ओरिजिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए कि हु वर दी चोलास। क्या? हु वर दी चोलास। पहली बात क्या चल रही है कि ये कौन थे, ये कहां से आए थे, इनका उद्भव कहां से हुआ था, कहां से कहां तक ये जुड़े हुए हैं। एवरीथिंग हैज टू बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। अगर ये क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिखिए। अब थोड़ा उससे आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये इंपीरियल चोलास कैसे पावर के ऊपर आए। तो कहानी ये है कि 9th से लेके 10th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, ये 10वीं शताब्दी के आसपास के पीरियड के अंदर दक्षिण भारत के अंदर एक डायनेस्टी हुआ करती थी, पल्लव। अगर आपको जानकारी होगी तो पल्लव डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जो दक्षिण भारत में रूल कर रही थी, और ये डायनेस्टी बहुत ही पावरफुल थी। इन्होंने कांची और महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। बाय द वे, पल्लव को हमने एंशिएंट इंडिया के जो पुराने चैप्टर से उसमें कवर कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड देम सर, ठीक है ना, समझे। तो ये जो पल्लव डायनेस्टी है, ये पल्लव डायनेस्टी बेसिकली कांची से रूल करती थी। कहां? कांजीवरम। कांजी, इट इज वेरी फेमस फॉर द सिल्क, है ना। ये पल्लव डायनेस्टी का एक और कल्चरल कैपिटल हुआ करता था जिसे हम लोग कहते हैं महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ के मंदिर आए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा। दे आर फेमस फॉर द रथ टेम्पलास विच वर मेड इन द द्रविड़ आर्किटेक्चर, और वहां पे वो नरसिंह वर्मन और उन सब ने उसका कंट्रीब्यूशन किया है। उनको पल्लवों में से एक आखिर का राजा था जिसका नाम था अपराजित, है ना, समझे। क्या नाम था? अपराजित। ये जो अपराजित करके राजा है, इसको खत्म करके इन्हीं के ही सामंत जो चोलास हुआ करते थे, उन्होंने सत्ता हथिया ली सर, ठीक है। तो एक राजा था जिसका नाम था आदित्य चोला। नाम याद रखना सर, क्या नाम था? आदित्य चोला। आदित्य चोला ने अपराजित को हराया। आदित्य चोला ने किसको हराया? अपराजित को हराया। आदित्य चोला ने अपराजित को हरा के अपने आप को एस्टैब्लिश किया,
और वहां से ही इंपीरियल चोलास पावर के ऊपर आए सर, है ना, समझे। अब इनको इंपीरियल चोलास क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो किंगडम था एक बहुत बड़ा था, और ये किंगडम मूलतः से एम्पायर के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका था? एम्पायर के अंदर कन्वर्ट हो चुका था, साम्राज्य के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। और ये साम्राज्य खाली और खाली जमीन के ऊपर नहीं था, इनका साम्राज्य जमीन के बाहर भी देखने को मिलेगा, यानी कि पानी के अंदर भी मिल जाएगा। भाई साहब, पानी तो छोड़िए, हमें देखने को मिलता है आज के दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर जो सुमात्रा नाम के टापू है, श्रीलंका नाम का टापू है, मॉलडीव्स में आप जो वाटर विला के अंदर जो ब्लू है पानी पानी दिल भी सनी सनी करने जाते हो, वहां तक ये चोलास का दबदबा बन गया था। तो चोलास बिकेम सो पावरफुल वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी कि ये पाल डायनेस्टी के राजाओं के साथ भी ये संघर्ष करेंगे, और इसके कारण इनको कहा गया है इंपीरियल चोलास सर, ठीक है ना, समझे। तो आप देखने की कोशिश करिए कि इनकी ओरिजिन, इनकी टेरिटरी और इनकी एम्पायर बिल्डिंग के ऊपर जब हम लोग ओवरऑल डिस्कशंस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह जानकारी मिलती है कि यह बड़ी पावरफुल डायनेस्टी के रूप में थी। इसके लिए उसको इंपीरियल चोलास कहते हैं। एक नक्शा दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, नक्शे के थ्रू खाली बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना बड़ा साम्राज्य इनके पास हुआ करता था वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी सर, ठीक है। तो ये नक्शा एनसीईआरटी के अंदर, मतलब तमिलनाडु बोर्ड की बुक में ही दिया हुआ है। दिस इज द मैप आई एम टॉकिंग अबाउट माय फ्रेंड। ये नक्शे की मैं बात कर रहा हूं। यू कैन इमेजिन कि दिस वाज द एरिया दैट द चोला एम्पायर हैड कमांडेड वंस अपॉन अ टाइम इन एंटिक्विटी। दे हैड डोमिनेटेड द रीजन्स ऑफ कदरम, कदरम इज द, और द रीजन्स ऑफ सुमात्रा आइलैंड्स, ओके ना, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे श्री विजय एम्पायर हुआ करता था, डायनेस्टी का नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी, उनके साथ इन्होंने लड़ाई की थी। ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत के अंदर डोमिनेट करते थे, कांजीवरम से लेके गंगाईकोंडा चोलापुरम, नागपट्टनम, तांजावुर। इनफैक्ट तांजावुर या तांजोर यूज्ड टू बी द मेन कैपिटल ऑफ द चोलास। इनका दबदबा श्रीलंका तक था, इनका दबदबा आज के मॉलडीव्स तक था सर, है ना, समझे। तो आज हम लोग बेसिकली जो मॉलडीव्स की बात देखते हैं और भारतीय वहां पे जाके हॉलीडे सेलिब्रेट करते हैं, ये मॉलडीव्स में भी डोमिनेटिंग थे। मॉलडीव्स तो छोड़िए, ये आज के दक्कन में, आज के आंध्र प्रदेश में, और कुछ कुछ इंफ्लुएंस तो ऐसा था कि इन्होंने बंगाल तक निकाल के दिया था। बंगाल और आज का जो पेरू, या आप जिसे हम लोग बर्मा कहते हैं, वहां तक इनका दबदबा आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण ये जो चोला डायनेस्टी है, इसको इंपीरियल चोलास कहते हैं। क्या कहते हैं? इंपीरियल चोलास सर, ठीक है ना, समझे। तो आपको ये शब्द समझ में आ रहा है कि इंपीरियल चोलास क्यों कहते हैं इनको सर, ठीक है ना, समझे। तो चोलास के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि भाई इंपीरियल चोलास का है, तो इंपीरियल चोलास का कारण ये है सर, ओके। दे आर गिवन द टर्म ऑफ इंपीरियल चोलास बिकॉज वी विल कम टू नो कि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था। अब सवाल ये आता है कि मास्टर, आप इतनी बड़ी कथा करके गए हो और इंपीरियल चोलास की आपने डेफिनेशन बताई, क्या यहां से पॉलिटिकल हिस्ट्री याद रखनी है कि नहीं रखनी है? तो लेट मी बी वेरी ब्लंट माय फ्रेंड। एंशिएंट और मिडिवल इंडिया से आजकल जिस प्रकार के सवाल यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर निकाल रहा है, ये एग्जाम का नेचर देख के मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ही फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं। अब आपको 2 मार्क के लिए 20 पेज, 25 पेज, 50 पेज पढ़ने हैं, तो मैं कहूंगा कि जी हाँ, आपको पढ़ने हैं और पढ़ने पड़ेंगे सर, ठीक है। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि आप विदाउट रीडिंग, आप इस तरह से जो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे सर, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करिए, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा, और मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा सर, ठीक है। तो जल्दी कोई बात की नहीं है मुझे कंप्लीट करने के अंदर। आई विल टेक माई ओन टाइम टू कंप्लीट दिस। आई एक्सपेक्ट यू टू मेंटेन डिसेंसी। आई एक्सपेक्ट यू कि आप इसके अंदर थोड़ी पढ़ाई अच्छी तरह से करिए, और इसके बेसिस के रूप में आप इनको चर्चा में लीजिए सर, ठीक है। तो चोलास एक ऐसी कंट्री के रूप में है जो तमिज कंट्री के अंदर निकल गया है। तमिज कंट्री का मतलब है तमिलनाडु के अंदर निकल गया है सर, ठीक है ना, समझे। दूसरी कहानी आपको यहां से देखने को मिलती है कि इनको मूवेंडर के रूप में पहले पहचानते थे संगम लिटरेचर के अंदर। मैंने आपको बताया कि दे वर ऑलरेडी मेंशन इन द संगम लिटरेचर, है ना। तो संगम पीरियड के अंदर, संगम साहित्य में इनका ऑलरेडी मेंशन किया गया है सर, ठीक है। इनको मूवेंडर या वेंडार कहते थे कभी कभी। छोटे राजा को वेंडार कहते थे और इनको मूवेंडार कहते थे सर, ठीक है ना। इनके लिए ऑलरेडी तमिल लैंग्वेज में बातें लिखी गई है। संगम पीरियड के बाद इनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है सर, ठीक है ना, समझे।
एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कालभरा और बाकी सारी डायनेस्टीज निकल के आने के कारण ये डिक्लाइन में चले जाते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, ग्रेजुअली हमें चोला पीरियड के बारे में पता चला कि रिवर वैलीज के अंदर इन्होंने फिर से अपने आप को एस्टेब्लिश किया, एग्रीकल्चर बूम होने की शुरुआत हुई, सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हुआ, टेम्पल और रिलीजन के बेसिक्स के रूप में डेवलपमेंट हुआ, और साथों के साथों तमिलनाडु में भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसे अलवर और नयनार के रूप में हम लोग पहचानते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसी बेसिस के रूप में दक्षिण भारत के अंदर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस बनने की शुरुआत हुई, और वहां से ही चोला डायनेस्टी का बेस बन के आया सर, ठीक है ना, समझे। ये चोलास थे वो अकेले डायनेस्टी के रूप में नहीं थे, याद रखना, चोलास और पंड्यास दोनों के दोनों दक्षिण भारत के अंदर निकल के आते हैं। वही पंड्या जो मदुरई में संगम पीरियड में थे, वही पंड्या के साथ चोला डायनेस्टी भी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। और ये करीबन 13 से लेके 14 सेंचुरी तक पावर में रहेंगे। चोलास भी 12वीं शताब्दी के बाद फाइनली डिक्लाइन में चले जाते हैं सर, ठीक है। इनकी मेन खास करके रेवेन्यू एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में थी, और खासियत यह है कि ये लोग ने काफी बड़ी मात्रा में ट्रेड एक्सपांशन भी किया था, साउथ ईस्ट एशिया से लेके वेस्ट एशिया, और बहुत सारे विस्तार के अंदर आपको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि चोलास का पॉलिटिकल हिस्ट्री कैसे रहा था सर, ठीक है। तो एक नया टाइटल, या मैंने आपको ऑलरेडी फ्लो चार्ट बता दिया है, फ्लो चार्ट के अंदर हमको ये क्या क्या चीजें याद रखनी है उसके ऊपर चले जाते हैं सर, ठीक है। तो एक हमने समझा पॉइंट के कि बेसिकली इनका ओरिजिन कैसे हुआ था। अब बेसिकली इनकी सोर्सेस और पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ इनको जोड़ देते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू सी द सोर्सेस एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द चोलास, हाउ दे इवॉल्व्ड, व्हाट वर द फंक्शंस एंड व्हाट वाज द नेचर ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ इंपीरियल चोलास। अब याद रखना कि इंपीरियल चोलास की कहानी ये है कि ये ऐसी डायनेस्टी थी जो पहले से भी एग्जिस्ट करती थी सर, ठीक है, बट ये संगम पीरियड के बाद डिक्लाइन में गया। मैंने आपको बताया कि आफ्टर द संगम पीरियड दे वेंट इनटू डिक्लाइन सर, है ना, समझे। ये मजा नहीं आ रहा, रुको सर, ठीक है। तो संगम पीरियड के बाद इनका पतन हो गया, और इनके डिक्लाइन में जाने के बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम हमको यहाँ से देखने को मिलता है सर, ठीक है। बट वंस अगेन वी विल सी द चोलास केम टू पावर, और पल्लवों के समय पे ये पावर के ऊपर आए। पल्लव कब थे? तो पल्लव करीबन 9th सेंचुरी तक पावर के ऊपर रहेंगे। द पल्लव डायनेस्टी विल स्टे इन पावर अप टिल द 9th सेंचुरी। फाइनली वी विल सी द पल्लवास विल बी टॉपल्ड बाय द चोलास, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब चोला के जो फाउंडर हुआ करते थे उनका नाम था विजयालय चोला सर, ठीक है। क्या नाम था? विजयालय चोला। अब ये फैक्चुअल डेटा याद रखना, आपको सवाल पूछा जाएगा कि हु वाज द डायनेस्टी किंग एंड हु वेयर ही वाज रूलिंग, और कौन से पीरियड में था। ये कब का पीरियड है? 9th सेंचुरी का पीरियड है। कब का पीरियड है? 9th सेंचुरी का पीरियड है। मैं आपको मार्क करवाता रहूंगा पर बोलता भी रहूंगा, देखते रहिएगा सर, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले चोला डायनेस्टी की शुरुआत की बाय डिफीटिंग अ किंग कॉल्ड एज मुतरियार। किसको डिफीट किया सर, ठीक है ना। तो एक डायनेस्टी किंग थी जिनका नाम था मुथरियार्स। इनको डिफीट करने के बाद ही एज्यूम्ड पावर एंड ही एक्चुअली एस्टैब्लिश द चोला डायनेस्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए, इन्होंने पल्लवास को टॉपल नहीं किया था। पल्लवा को जो चोला डायनेस्टी का राजा टॉपल करेगा उसका नाम क्या था? द नेम ऑफ द किंग हु टॉपल्ड द पल्लवास वाज आदित्य चोला। ये कौन थे? मुथरियार्स हुआ करता थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके, इन्होंने ही तांजोर का सिटी बनाया इन द 9th सेंचुरी। तांजावुर बिकेम द कैपिटल सिटी अंडर द रीजन ऑफ विजयालय चोला, और यहां से ही हमें देखने को मिलता है कि इनकी इंपॉर्टेंस पार्ट है। अब इनके बारे में अगर आप समझने की कोशिश करिए, लोगों ने ढूंढने की शुरुआत की कि ये विजयालय कौन हुआ करते थे। हु वाज विजयालय चोला? ये कहां से आए थे? एक डायनेस्टी के रूप में 9th सेंचुरी में रातों रात निकल के आए। तो इनकी कहानी ये है कि ये अपने आप को ट्रेस करते हैं कराईकाल के साथ। अब हु इज कराईकाल? कराईकाल यूज्ड टू बी अ किंग ऑफ द संगम पीरियड, जिन्होंने वेन्नी की लड़ाई और बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, और बाकी सारे जो संगम पीरियड के चीफ्टन्स थे, चीफ्टन्स मतलब दक्षिण भारत के जो राजा थे, उन सबके साथ संघर्ष करके अपने आप को एस्टेब्लिश किया था सर, ठीक है। तो इनका भी यही कहानी आपको मिलेगा सर, ठीक है ना। कराईकाल का भी यही कहानी मिलता है, एंड कराईकाल के लिए कहा जाता है कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और ये चोलास अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में हमें यहाँ देखने को मिलता है कि इनकी शुरुआत हुई। ये कराईकाल के बाद या विजयालय के बाद ग्रेजुअली हमें देखने को मिला कि इनकी डायनेस्टी में परंटक करके एक राजा है। परंटक के समय पे ही एक्सपांशन होने की शुरुआत हुई। एक्सपांशन का मतलब है कि इन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया। ये बढ़ाते बढ़ाते राजा राजा करके आए, किंग आए, राजेंद्र करके किंग आए, जिन्होंने और डायनेस्टी को और एक्सपांड कर दिया सर, ठीक है। तो चोलास में पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर आप देखोगे सर, ठीक है ना, समझे। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कुछ कुछ राजाओं का, सो दैट हमको एक आइडिया रहना चाहिए
कि हु वर द चोला किंग्स, क्योंकि प्रीलिम्स के अंदर आपको जब सवाल आएगा तो आप गर्वे करते रहोगे कि मास्टर मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है सर, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं कौन से, एक तो शुरू हुआ विजयालय चोला के साथ सर, है ना, विजयालय चोला के साथ शुरू हुआ। विजयालय चोला के बाद अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमारे लिए आदित्य चोला सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदित्य के समय पे इन्होंने टॉपल किया था। किसको टॉपल किया था? वी हैड सीन कि पल्लवास को टॉपल करके ये सत्ता के ऊपर आए थे सर, ठीक है। तो विजयालय वाज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द पल्लवास। विजयालय ने नो डाउट शुरुआत तो की, पर उनके समय पे वी विल कम टू नो कि पल्लवास एग्जिस्ट करते रहे थे और वो पल्लवास के अंडर में थे सर, ठीक है। ग्रेजुअली हमें देखने को मिलता है कि इनके अंदर से राजा राजा है, राजा राजा बेसिकली राजा राजेश्वर के रूप में पहचानते हैं, राजा राजा के रूप में पहचानते हैं, और दूसरे उनके संतान आएंगे राजेंद्र, जिन्होंने चोला डायनेस्टी को अपने पीक के ऊपर लेके गए। तो इंपॉर्टेंट चोला किंग्स, इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है, सबके सब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हिस्ट्री के अंदर हर एक डायनेस्टी के अंदर 50 राजा आते हैं, सबके सबको पढ़ने जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। बट हम इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव राजाओं को पढ़ने की कोशिश करते हैं, सवाल जहां से बन सकता है वहां से हम लोग देखेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो ये चोलास के बारे में हमारे पास बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल है। आज की तारीख के अंदर चोलास के बारे में हमें सोर्सेस है वो है इंस्क्रिप्शंस के अंदर से। ये इंस्क्रिप्शंस में अगर आप देखोगे तो आपको बृहदेश्वर टेम्पल का एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, बहुत ही फेमस है सर, ठीक है ना, समझे। इसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यही चोला डायनेस्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये भी जानकारी मिली कि ये जो चोलास से, ये चोलास के अंडर में ही वी विल सी कि बहुत सारे कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। तो वी विल आल्सो कम टू नो अबाउट द कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन एंड अदर इंस्क्रिप्शंस एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। सो द इंस्क्रिप्शंस मेनली रिकॉर्ड द एंडोमेंट्स एंड डोनेशन टू द टेंपल्स मेड बाय द रूलर्स एंड द इंडिविजुअल्स। उसमें बृहदेश्वर टेम्पल का इंस्क्रिप्शन है, चोलास के द्वारा उत्तरा मेरूर करके एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, वहां पे उन्होंने इंस्क्रिप्शन इश्यू किया। ये उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन के आधार के ऊपर भी हमें जानकारी मिली कि चोलास की जो काइंड ऑफ अगर आप समझने की कोशिश करिए जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में हमें पता चलता है। लैंड और ट्रांजैक्शन को लेके हमारे पास बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस अवेलेबल है। ये इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर से इनकी इकोनॉमी के बारे में पता चला। कुछ-कुछ इंस्क्रिप्शंस के अंदर इनकी सोशल कंडीशंस के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है सर, ठीक है। तो चोलास के अंदर हमारे पास ठीक-ठाक सोर्सेस अवेलेबल है। ये सोर्सेस में हमारे पास इंस्क्रिप्शंस कॉपर और बेसिकली स्टोन के इंस्क्रिप्शंस है। वी विल आल्सो कम टू नो अबाउट द लिटरेचर ऑफ द चोलास, ओके। और चोलास के समय पे तमिल लिटरेचर की बहुत सारी किताब भी अवेलेबल है। ये किताबों के थ्रू भी चोलास को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं सर, ठीक है। अब किताब तो बहुत सारी है, सबकी सब तमिल लिटरेचर की किताबों तो याद नहीं रखेंगे, बट हमें ही देखने को मिलता है कि चोला पीरियड का सिग्निफिकेंस ये है कि एक ऑथर हुआ करते थे जिनका नाम था कंबन। ये कंबन या पंबन के रूप में इनको पहचानते हैं। इन्होंने रामायण लिखा था सर, ठीक है ना, चोला हिस्ट्री के रूप में। बड़ा सिग्निफिकेंट आपको देखने को मिलता है। चोलास के समय पे हमें देखने को मिलता है कि शिवजी के बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए और इसके ऊपर से हिस्ट्री कंपोज किया गया इन द नेम ऑफ थेवरम सर, है ना। वी विल आल्सो फाइंड ये चोलास ही थे जिनके आधार के ऊपर वैष्णवाइट लिटरेचर का भी कंपाइलेशन हुआ। एंड अंडर द वैष्णवाइट लिटरेचर वी विल कम टू नो कि इन्होंने जो नैनार्स थे, ये नैनार्स ने बेसिकली बहुत सारा लिटरेचर कंट्रीब्यूट किया। नैनार्स नहीं, सॉरी, अलवर थे। ये अलवर ने बहुत सारा लिटरेचर कंट्रीब्यूट किया बिकॉज द अलवर्स कंट्रीब्यूटेड इन द लिटरेरी स्टाइल एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। तो बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ये पता होना चाहिए। अब सवाल ये था कि ये चोलास की एम्पायर कहां से कहां तक थी सर, ठीक है ना, समझे। तो मैंने आपको बताया कि ये चोला एम्पायर को जो डायनेस्टी है या जो जगह है उसको कहा जाता है चोला नाडु। क्या कहते हैं? चोला नाडु सर, है ना। Actually, Nadu is the administrative unit, sir. Okay, and that is one of the reason the land where the Cholas had made their territory was called as Chola Nadu. अब चोला की टेरिटरी दो पार्ट से डिवाइडेड थी सर, है ना। There was one territory which is actually we can say in the name of, or which is actually in the perspective where the Cholas used to rule, control and directly, and there is a territory where the Cholas did not control directly sir, ठीक है। तो चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें दो प्रकार की जानकारी मिलती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो एक तो हमें देखने को मिलता है कि ओरिजिनल एरिया था जिसे चोला नाडु के रूप में पहचानते हैं। ये ओरिजिनल एरिया के अंदर भी इनका एक कोर किंगडम होता था। ये कोर किंगडम को कहते थे चोला मंडलम। मंडलम इज ऑल्सो यूनिट ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन सर। तो नाडु है, मंडलम है, ये सब कुछ अगर आप देखने की कोशिश करोगे इकट्ठा हुआ।
चोला मंडलम और चोला नाडु अल्टीमेटली आप देखोगे तो धीरे धीरे एक होके पूरा डायनेस्टी के लिए काम में आएगा। इनफैक्ट ये जो चोला मंडलम है, इसी को ही ब्रिटिश काल के अंदर कोरोमंडल के रूप में कंसिडर किया गया। क्योंकि आप देखिए चोला मंडलल है ना, तो अंग्रेजों को बोलना नहीं आता था, कोला मंडल, तो कोरा मंडल सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो द टर्म कोरोमंडल इज एक्चुअली द करप्टेड टर्म ऑफ द ओरिजिनल टर्म कॉल्ड एज चोला मंडलम। जैसे अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए, आपको पता ही होगा। तो वी विल फाइंड कि इनको बोलना नहीं आता कालीखाटा, तो इन्होंने कैलकाटा कर दिया सर, ओके। या आप समझने की कोशिश करिए तो इनको वडोदरा बोलना नहीं आता था, तो इन्होंने बड़ौदा कर दिया सर, ठीक है। कानपुर का कैनपुर कर दिया सर, ठीक है। तो इस तरह से हमें यहाँ से देखने को मिला कि द ब्रिटिश केप्ट ऑन चेंजिंग द नेम, बट यहाँ से ही आपको चोलास की शुरुआत देखने को मिलेगी। आज के मॉडर्न डे तमिलनाडु वाले रीजन में इनका डेवलपमेंट था, तोंदाई नाडु भी कहते थे इसको सर, ठीक है। ग्रेजुअली कावेरी से लेके कर्नाटका वाले रीजन के अंदर डेवलप हुए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट के अंदर श्रीलंका और नीचे मॉलडीव्स तक इनका एक्सपांशन भी हमें मिल जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाउ द किंग्स एंड हाउ द डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैड कम टू पावर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि चोलास के अंदर ये जो डायनेस्टी बनाई थी, ये किसने बनाई थी। ये चोला डायनेस्टी के अंदर राजाओं का इंपॉर्टेंस क्या था सर, ठीक है। बाकी तो फैक्चुअल नाम है, हम सबके ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि सवाल कभी कभी आता है, पर मैं आपको बता दूंगा कि सवाल कहां से निकलता है। जैसे इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर मैपिंग से सवाल आए हुए हैं। इस साल मैं ट्राई करूंगा कि आपकी एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कराऊं, और रिवीजन के अंदर ये मैपिंग रिलेटेड जो टॉपिक्स है उसको भी कवर करवा के दूं सर, ठीक है। अब देखिए कि ये जो चोला मंडलम है या चोला डायनेस्टी है, उसमें एम्पायर बिल्डिंग किसने बनाया था, पॉलिटी किसने बनाई थी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि विजयालय और आदित्य तो शुरुआत के राजा थे। इनके यहाँ पे किसी ने एम्पायर बिल्डिंग का कार्य किया था, वो था दो राजाओं के द्वारा सर। इन दोनों की कहानी आपको पता होनी चाहिए। पहले थे राजा राजेश्वर और दूसरे थे राजेंद्र सर, ठीक है। ये थे 985 से लेके 1014 सीई कॉमन एरा, मतलब आज से करीबन 1100 साल पहले रूल करते हैं। और दूसरे थे राजेंद्र, जो 1014 से लेके वी कैन से 1044 तक रूल करेंगे। ये करीबन 11th सेंचुरी, 11वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन में रहेंगे सर, ठीक है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए राजा राजेश्वर और राजेंद्र, इन दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरह से वी विल सी की चोलास की हिस्ट्री रही है एम्पायर बिल्डिंग के साथ सर, ओके। अब देखिए एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत चोलास में बहुत सारे राजा आए। इसमें जो सबसे बड़ा साम्राज्य अभी हमने थोड़ी देर पहले देखने की कोशिश की, जो बनाया था वो किसने बनाया था, दैट वाज बेसिकली अप टिल श्रीलंका, एंड दैट वाज बेसिकली इन द रीजन्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। दैट वाज बेसिकली डन बाय टू किंग्स, ओके ना, समझे। तो ये इतना बड़ा साम्राज्य जो चोलास के समय पे बनता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, इफ यू सी दिस एरिया, दिस इज द एरिया वेयर द चोलास हैड डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल होने का मतलब यह है कि यहाँ पे सीधा सीधा चोला इन्फ्लुएंस था, यहाँ से रेवेन्यू आती थी, यहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स होता था, यहाँ से चीजों को कंट्रोल किया जाता था। एंड दिस इज द एरिया जहां पे वो इनडायरेक्टली अपना इन्फ्लुएंस बना के रखे थे। जैसे कलिंग है, आज का उड़ीसा वाला रीजन है। बंगाल के अंदर हमें देखने को मिलता है पाल डायनेस्टी थी। पाल डायनेस्टी में एक राजा था रामपाल, रामपाल या उसके पहले का राजा था, उसको बेसिकली ये चोलास ने डिफीट किया था। वैसे ही अगर आप देखोगे आज का साउथ ईस्ट एशिया में कदरम करके एक स्टेट हुआ करता था, केदा था, उसको डिफीट किया था राजेंद्र, और बेसिकली उसके फादर राजेंद्र ने किया था सर, ठीक है। फिर राजा राजा उसके पहले थे सर, ओके ना, समझे। तो चोलास में दो राजा है, राजा राजा वन, राजा राजेश्वर के रूप में पहचानते हैं, और उन्हीं का ही संतान सर, ठीक है ना, राजेंद्र। इन दोनों का रोल प्ले हम लोग याद रखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द चोला हिस्ट्री, क्योंकि बोथ ऑफ देम हैड कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ ऑफ द चोला एम्पायर सर, ठीक है ना, समझे। तो राजेश्वर के समय पे शुरू हुई, राजा राजेश्वर के समय पे या राजा राजा वन के समय पे, जिन्होंने आज के दक्षिण एशिया के अंदर या दक्षिण भारत के रीजन्स में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश किया। तो चोलास का ओरिजिनल कैपिटल था, वो था तांजोर। तांजोर से वो ग्रेजुअली बढ़ते 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 साउथ इंडिया और श्रीलंका के उत्तरी विस्तार तक अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अब देखिए श्रीलंका को पूरी तरह से किसी ने जीता था, तो वो राजेंद्र ने जीता था, ना कि राजा राजा ने। वैसे ही दक्षिण पश्चिम एशिया में आज का सुमात्रा वाला जो रीजन है, और सुमात्रा वाले रीजन के अंदर चोलास का जो डोमिनेशन एस्टेब्लिश हुआ, वो भी राजा राजा के द्वारा नहीं किया गया था, उनके संतान राजेंद्र के द्वारा किया गया था सर, ठीक है। तो चोलास में जो डायनेस्टी बिल्डिंग हुआ है, और डायनेस्टी बिल्डिंग के बाद
जो एम्पायर बिल्डिंग का कार्य आपको मिलेगा ये एक दो शासकों के द्वारा ही आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो हमें दोनों की कहानी पता होनी चाहिए। वी शुड नो द स्टोरी लाइन ऑफ बोथ द किंग्स हु हैड कंट्रीब्यूटेड टू द ओवरऑल डेवलपमेंट इन द वी कैन से द पीरियड ऑफ द चोलास, ओके ना, समझे। तो वापिस आते हैं, वापिस हम लोग एम्पायर बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं कि एम्पायर बिल्डिंग्स के अंदर किस किस राजा ने कंट्रीब्यूट किया था सर, ठीक है। तो सबसे प्रोमिनेंट राजा चोला डायनेस्टी में जो एम्पायर बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं उनका नाम था राजा राजा वन। क्या नाम लिखा हुआ है? राजा राजा वन, नाम याद रखेगा। कब रूल करते हैं? तो 9 से लेके 10 सेंचुरी, सॉरी 10 से लेके 11 सेंचुरी में। तो 985 से लेके 1014 तक का टाइम पीरियड आपको याद रखना है। अब एग्जैक्टली टाइम पीरियड नहीं याद रहे तो भी चलेगा, पर जब क्रोनोलॉजी के अंदर सवाल आएंगे चार राजाओं को एडजस्ट करने के लिए तो आपको टेंटेटिव टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि ये 10वीं शताब्दी के ट्रांजिशन में थे और 11वीं शताब्दी की शुरुआत में थे। ऐसा ना हो कि आपको 13 सेंचुरी लिख दिया जाए और इसके साथ आपको मैच करने के लिए बोला जाए। अब आप मुझे कहोगे कि मास्टर इतना डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, तो पिछले 3 साल का यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर देख लो, आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी अब नए पैटर्न में सवाल पूछना शुरू किया है। और नया पैटर्न ऐसा है कि जहां अच्छे अच्छों का हालत खराब हो जाता है, इंक्लूडिंग योर मास्टर एज वेल, ओके। क्योंकि यूपीएससी अब फैक्चुअल बेस सवाल बहुत पूछ रहा है, बहुत सारे ये अर्ली मिडिवल इंडिया से ढूंढ ढूंढ के डेप्थ में सवाल पूछ रहा है, तो हमें उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कहानी ये है कि सबसे पहले या सबसे प्रोमिनेंटली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो वी विल कम टू नो कि चोलास की बैकग्राउंड मिलेगी। ये चोलास की बैकग्राउंड के अंदर हमें यहां से ये भी जानना चाहिए कि ये जो चोला डायनेस्टी है, ये चोला डायनेस्टी में राजा राजा की शुरुआत हुई। ये राजा राजा ने सबसे बहुत ही पावरफुल नेवी बनाने की शुरुआत की थी और नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने आज के पश्चिम भारत का विस्तार, इंक्लूडिंग श्रीलंका के ऊपर डोमिनेशन और मॉलडीव्स तक इन्होंने दबदबा एस्टेब्लिश किया था सर, ठीक है। तो श्रीलंका के ऊपर पहला डोमिनेशन इसने किया, उसके बाद इनके संतान राजेंद्र पावर के ऊपर आए जो और इसको एस्टेब्लिश करेंगे सर, ठीक है। अब श्रीलंका के ऊपर और मॉलडीव्स तक का विस्तार इन्होंने कैप्चर किया, तो इससे दो फायदे आपको मिलेंगे। आप समझिए कि एम्पायर बिल्डिंग करना रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इतना जरूरी है सर, ओके ना। What is the significance of empire building and controlling the resources? By controlling the resources of Indian Ocean, by controlling the resources of Indian Ocean, any kind of navigation that was going from east to west and west to east, सुनिए मेरी बात, the navigation that was going from east to west and west to east, both this navigation was controlled by the king. आप देखिए श्रीलंका आज की तारीख के अंदर भी आंत्रपोत के रूप में यूज होता है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये भी देखने को मिलता है कि मॉलडीव्स एक ऐसा आर्किपलाजो है जो कैप्चर करने के बाद राजा को एक पॉलिटिकल दबदबा मिलेगा, डोमिनेशन मिलेगा और इसके कारण रेवेन्यू भी बढ़ेगी और विदेशी आक्रमण भी आपके ऊपर होने की शक्यता कम हो जाती है। सुनिए, इतिहास एक ऐसा विषय है जहां यह कहा जाता है कि जिन जिन लोगों ने इंडियन ओशन के ऊपर राज किया वो इंडिया के ऊपर राज करेगा। चोलाज एक ऐसी डायनेस्टी के रूप में थी जिनको इंपीरियल चोलाज इसके लिए कहते हैं क्योंकि इनकी नेवी बहुत बड़ी थी। ये नेवी के सहारे ही काम कर रहे थे। इनका साम्राज्य जमीन के ऊपर कम बनता है। आप देखिए नक्शे के अंदर भी आपको दिखेगा कि दे कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन एरिया। नॉर्थ के कुछ विस्तार के बाहर ऊपर नहीं जा पाए, उसके बावजूद भी in spite of that they were able to dominate in these regions of Southeast Asia and South Asia because they had a great navy and they had controlled the resources. श्रीलंका में इनिशियली दबदबा इन्होंने किया, इसके बाद वाला दबदबा इनके संतान राजेंद्र करेंगे सर, ओके। इनफैक्ट राजा राजा की ध्यान उस पीरियड में साउथ ईस्ट एशिया में भी हो गई थी। राजा राजा का ध्यान एम्पायर बिल्डिंग के अंदर साउथ ईस्ट एशिया में भी हो गया था। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर उस टाइम पे डायनेस्टी रूल करती थी जिसका नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी थी? शैलेंद्र डायनेस्टी। ये शैलेंद्र डायनेस्टी के राजाओं को श्री विजय एम्पायर का पार्ट मानते थे। देखिए नाम भी इंडियन है। आप दक्षिण पश्चिम एशिया में इंडोनेशिया से लेके थाईलैंड से लेके आप वियतनाम और कंबोडिया वहां तक चले जाओ, उनके नाम भी भारतीय देखेंगे। आप देखिए यहाँ पे किंगडम है चंपा किंगडम। ये चंपा किंगडम कैसे बना बे? चंपा तो इंडियन नाम है सर, ओके। चंपा इंडियन नाम है, उसके पीछे का कारण है कि ये जो साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, द रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया was mainly dominated by the Indian community once upon a time in the post Gupta period.
तो जो गुप्ता पीरियड का ट्रांजिशन का पीरियड आया तब उसमें बड़ी मात्रा में भारतीय मूल के जो लोग हैं वो यहाँ पे माइग्रेट हुए थे और इनके माइग्रेशन होने के कारण हमें ये जानकारी मिल रही है कि ये जो दक्षिण पश्चिमी एशिया है इसमें भारतीयों का प्रभाव बहुत बढ़ता है। ये चंपा स्टेट इसके लिए रखा गया क्योंकि अंग करके एक महाजनपद था इन द 6th सेंचुरी इन द 5th सेंचुरी बीसी, बुद्धा के कंटेम्पररी पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो अंग नाम का महाजनपद था उसका कैपिटल हुआ करता था चंपा। इनफैक्ट ये चंपा संस्कृत नेम है और इसी नाम के ऊपर से आज के दक्षिण पश्चिम एशिया के अंदर ये सब इंडियन नेम्स आपको मिलेंगे। ये चोलास इस टाइम पे इंडियन डायनेस्टीज जो साउथ इंडिया के अंदर और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एस्टेब्लिश हो रही थी उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो श्री विजय एम्पायर, शैलेंद्र डायनेस्टी, चंपा स्टेट, है ना, समझे, कदरम, है ना, ये सब आपको भारतीय नाम आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये भारतीय नाम इसके लिए आपको देखने को मिले, उसके पीछे का मैंने आपको कारण बताने की कोशिश की कि हाउ द चोलास वर एबल टू क्रिएट एन एम्पायर सर, ठीक है। तो द मिलिट्री विक्ट्री ऑफ राजा राजा वन ओवर श्रीलंका, राजा राजा वन की श्रीलंका upon military victory leads to its north and eastern portion coming under the direct control of the Chola authority, and this is how he will be started getting money, he'll be getting the revenue, he'll be establishing his hold and domination over this region sir, okay. Raja Raja one appointed the Tamil chief to govern these regions and ordered a built to temple over there, है ना, वहां पे उसने टेम्पल बनाया। इट इज कॉल्ड शिवा देवालय, क्या नाम लिखा गया है, शिवा देवालय। आप देखिए कि हाउ इंडियन कल्चर इज स्प्रेडिंग ओवर साउथ इंडिया एंड वी कैन से साउथ एशिया, गेटिंग अ पॉइंट। भारतीय संस्कृति कैसे साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया के ऊपर फैली ये दर्शा रहा है, क्योंकि कॉन्कर एंड कॉन्क्वेस्ट के थ्रू भी आपके यहाँ पे कल्चरल कॉन्क्वेस्ट भी होता है सर, ठीक है। द चोला ऑफिशियल अपॉइंटेड श्रीलंका बिल्ट इन टेम्पल एट अ प्लेस कॉल्ड महिता, दिस टेम्पल इज कॉल्ड एज राजे राजेश्वर टेम्पल। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, राजा राजेश्वर टेम्पल दो जगह के ऊपर मिलता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एक टेम्पल आपको तांजोर के अंदर भी मिलेगा सर, है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। जो तांजोर का टेम्पल है या थांजावेश्वर टेम्पल है सर, ठीक है, वो भी राजा राजेश्वर है। श्रीलंका के अंदर भी राजा राजा के नाम के ऊपर ही टेम्पल मिलता है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब आप देखिए कि राजा राजा था, राजा राजा ने अपने संतान राजेंद्र को अपॉइंट किया सर, ठीक है। इवन व्हेन ही वाज अलाइव राजा राजा अपॉइंटेड हिज सन राजेंद्र एज द हियर अपीरेंट सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट। और कहा कि मेरे जीते जी ही मेरा बेटा शासन के ऊपर रहेगा। अब ये बड़ा सिग्निफिकेंट पार्ट है जिसे हम लोग कहते हैं जॉइंट रूल या कंजॉइंट रूल, ओके ना, समझे। नॉर्मली इंडिया के हिस्ट्री के अंदर अर्ली मिडिवल एरा और मिडिवल एरा के अंदर एक चीज बहुत देखने को मिली कि फादर सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती थी पावर को लेके, या ब्रदर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होती थी, और एट टाइम द सक्सेशन बिकम्स, वी कैन से, so much in the form of succession war. The primogeniture concept was not followed. Many a times it would result into fratricide or patricide, okay. आप देखिए कि जब बाप अपने बेटे को गद्दी नहीं दे रहा है, साम्राज्य की जो जो सिस्टम है वो सिस्टम एक राजा दूसरे संतान को नहीं दे रहा है, तो कभी कभी संतान अपने फादर को मार के पावर के ऊपर आएगा, कभी कभी भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाएगी और फेट्रीसाइडल सिस्टम आपको मिलती है जहां भाई भाई को मार के सत्ता के ऊपर आता है। कभी कभी संतान को या फादर संतान को खत्म करके, संतान फादर को खत्म करके बेसिकली पावर के ऊपर आएगा, उसको पेट्रीसाइड कहते हैं। अजातशत्रु का एग्जांपल आपको मिल जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, दिल्ली सुल्तान्स में तो बहुत सारा था। चोलास ने ये नहीं किया। इनकी फीचर्स ऑफ पॉलिटी में आपको आ सकता है, इनकी फीचर्स ऑफ पॉलिटी में क्या आएगा कि दे हैड कंजॉइंट रूल्स, गेटिंग अ पॉइंट, ओके ना। कंजॉइंट रूल का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, समझे, कि दो किंग्स है, ये दोनों बाप बेटे ने साथ में शासन किया, और राजेंद्र तक आते आते चोलास वेस्टर्न चालुक्यस के ऊपर भी अटैक करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। वेस्टर्न चालुक्यस कहां पे थे, तो देवर इन द रीजन्स ऑफ द कल्याणी सर, ठीक है ना, समझे। तो एक ही सेकंड आपको यहां से सीधा समझा देता हूं, तो मैप बीच में खोलते रहिएगा तो हमें समझ में आएगा सर, ठीक है। ये वेस्टर्न चालुक्यस को कल्याणी चालुक्यस भी कहते थे। इनफैक्ट ये कल्याणी चालुक्यस की चोलास के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई। ये कल्याणी चालुक्यस आए थे आपके राष्ट्रकूटों को उथला के सर, ठीक है। तो यू माइट बी अवेयर अबाउट द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। द कल्याणी चालुक्यस केम टू पावर आफ्टर टॉपलिंग द राष्ट्रकूटा सर, ओके ना। सो वी विल फाइंड की कहानी आपको ये मिलती है कि चोलास यहाँ तांजोर से निकले, निकलने के बाद दे वेंट टुवर्ड्स द कल्याणी चालुक्यस, है ना, और वहां से इन्होंने हटाया सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। कल्याणी चालुक्यस में एक सबसे फेमस राजा इनके बाद आएगा जिनका नाम था विक्रमादित्य सिक्स सर, है ना, समझे। इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। मिडिवल इंडिया में इनकी कोर्ट के अंदर बिल्हान करके एक पंडित बैठा करते थे जो कश्मीर से आए थे,
और बिल्हान ने इनके ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था विक्रम देव चरितम। कौन सी किताब लिखी थी? विक्रम देव चरितम के रूप में सर, ठीक है ना, समझे? तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वी शुड हैव अ क्लैरिटी अबाउट द चोला स्टेट एंड द चोला किंगडम्स एज वेल। खैर चलते हैं आगे और वापिस समझने की कोशिश करते हैं कि चोला एम्पायर की कैसे शुरुआत हुई सर, ठीक है। तो इनके फीचर्स में कंजॉइंट रूल देखने को मिलता है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ग्रेजुअली ये चोला एम्पायर साउथ इंडिया से बढ़ते बढ़ते ऊपर की तरफ गया और बढ़ते बढ़ते कहां चला गया? तुंगभद्रा नदी तक पहुंच गया। तुंगभद्रा बिकेम द बॉर्डर पॉइंट ऑफ द चोलास, सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ग्रेजुअली साउथ इंडिया के बाकी सारे राजाओं को भी चोलास ने खत्म कर दिया। राजा राजा ने मदुरई के ऊपर अटैक किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पंड्या डायनेस्टी जो मदुरई से रूल कर रही थी वो भी खत्म हो जाती है और राजेंद्र तक आते आते इन्होंने श्रीलंका को पूरी तरह से खत्म कर दिया। और श्रीलंका तो किया, श्रीलंका के अंदर जो पंड्या राजा छुप के बैठे हुए थे उनको भी खत्म कर दिया सर, ठीक है। तो आप देखिए कि इनकी टेरिटरी कैसे रहती है, किस तरह से इनका डोमिनेशन एस्टैब्लिश हुआ। तो एक एक करके हमें चोला पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और चोला एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पता होना चाहिए कि हाउ द इंपीरियल चोलास हैड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो राजा राजा और राजेंद्र, राजा राजा और राजेंद्र, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए राजेंद्र का बड़ा सपना था कि मैं एम्पायर बनाऊं सर, ठीक है। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट मैं श्रीलंका तक खाली अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा। आई वॉन्ट बी रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ अप टिल श्रीलंका। आई वॉन्ट टू मेक समथिंग बिग, मेरे को और भी बड़ा बनाना है। भाई क्या करोगे और बड़ा बना के सर, ठीक है। तो राजेंद्र डिसाइडेड कि भाई मैं जाऊंगा नॉर्थ इंडिया के अंदर, जो बहुत ही कम राजाओं ने किया था। आप देखिए संगम पीरियड के अंदर चेरान सेंगुथुआन करके एक राजा थे जो चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। चेरान सेंगुथुआन ने एक दफा प्रयत्न किया था कि he'll be coming towards नॉर्थ इंडिया एंड he'll be fighting it out, एंड वहां से एक क्या कह सकते हैं कि मूर्ति लेके आए थे जो कन्नगी के रूप में उनको वर्शिप किया गया था, वो पट्टिनी कल्ट के साथ भी जोड़ा गया था सर। खैर तो वही चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिलती है सर, ठीक है। राजेंद्र का प्लान ये था कि मैं साउथ को कंसोलिडेट करके अब मैं नॉर्थ की तरफ जाऊंगा, अपने मिलिट्री एक्सपेंशन करूंगा सर, ठीक है। और इनका मानना यह था कि नॉर्थ के शासकों को मैं हरा के वापिस आके अपना सपना, अपना दबदबा और अपनी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको और मजबूत करूंगा सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में इन पूरा का पूरा पिक्चर को ध्यान में रखते हुए हमें यह जानकारी मिली कि राजेंद्र के कार्यकाल तक आते आते इन्होंने नॉर्थ में लड़ाई करने की शुरुआत की। ये लड़ाई करते करते इन्होंने गोदावरी नदी को क्रॉस किया और उसके बाद ऊपर की तरफ गए। ऊपर की तरफ तक आते आते हमें यह भी देखने को मिलता है कि चोला डायनेस्टी जो है, ये चोला डायनेस्टी फिर फाइनली पंजाब, पंजाब कहाँ, बंगाल तक जाती है और बंगाल के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट करने के बाद उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो द चोलास बिकेम सो पावरफुल, इतने पावरफुल हो गए, इतने पावरफुल हो गए कि इन्होंने बंगाल के राजाओं को भी डिफीट कर दिया। इनफैक्ट बंगाल के राजाओं को डिफीट करने का जो इंटेंशन था उसके पीछे का एक कारण यह था कि बंगाल में उस पीरियड में डायनेस्टी रूल कर रही थी जिसका नाम है पाल डायनेस्टी सर, ओके। तो अगर आप नक्शे से देखोगे तो आपको यहां से दिखेगा कि दिस यूज्ड टू बी द पाल डायनेस्टी दैट यूज्ड टू रूल फ्रॉम बंगाल एट दैट टाइम। एंड राजेंद्र का उस पीरियड में प्लान था कि मैं अपने फादर के जैसा एक टेंपल बनाऊंगा। अब राजा राजेश्वर या राजा राजा जिसको पहचानते हैं, इन्होंने तांजोर में एक मंदिर बनाया था जिसका नाम था राजा राजेश्वर टेंपल। कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चोला टेंपल्स इन इंडियन हिस्ट्री, कि चोला मंदिरों को भारतीय इतिहास में क्यों इतना मजबूत मानते हैं और इतना ऐतिहासिक रूप से क्यों इतनी महत्वता है। चोलास के टेंपल्स वर एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ टेंपल टाउन्स और टेंपल इंस्टीट्यूशंस थे जहां मल्टी फंक्शनल एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है, एक से अधिक प्रकार के कार्य आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। तो हम लोग जब चोलास को देखते हैं एंड व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड द स्टोरी ऑफ द चोलास, वी विल कम टू नो कि चोला डायनेस्टी जो है उसमें ये टेंपल बिल्डिंग का बहुत ही प्रभाव रहा। तो राजा राजा जो राजेंद्र के फादर हुआ करते थे उन्होंने एक टेंपल बनाया था, राजा राजेश्वर टेंपल। कौन सा टेंपल बनाया था? राजा राजेश्वर टेंपल। उसी को ही कहते हैं बृहदेश्वर टेंपल। ये बृहदेश्वर टेंपल कहां पे था? तांजोर के अंदर हुआ करता था। कहां पे था? तांजोर के अंदर। अब ये क्या करते थे कि जब मंदिर बनाते थे तो मंदिर में आर्किटेक्चर की स्टाइल जो फॉलो करते थे उसको कहते थे द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। कौन सी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर? द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अंडर द द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर दिस टू हैव अ वाटर बॉडी इनसाइड इट सो दैट आप अपने आप को पवित्र करके स्नान लेके आप अपने शरीर के अंदर जो भी बेसिकली काइंड ऑफ आप देखोगे क्लीन करके जाओ हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये जो टेंपल के अंदर वो वाटर बॉडी हुआ करती थी, कुंड हुआ करता था, उसमें नॉर्मली ये कोई नदी का पानी पहली बार डालते थे
सो दैट उससे ये मानते थे कि हमारी जो रिचुअल बेदिंग है वो हमारे थॉट्स को, हमारी एनर्जी को प्योरीफाई करके क्लीन फॉर्म में लेके जाए। कैसे लेके जाए? क्लीन फॉर्म के अंदर। अब इसी के बैकग्राउंड के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए, और हम लोग जब चोलास को देखते हैं तो चोलास के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला कि राजा राजेश्वर ने अपने यहाँ पे तांजोर का टेम्पल बनाया जो द्रविड़ आर्किटेक्चर का सबसे नायाब नमूना था। इस टेम्पल को इमिटेट करने का सपना राजेंद्र ने देख लिया। राजेंद्र वॉज लाइक कि अगर मेरे फादर इतना बड़ा टेम्पल बना सकते हैं तो मैं क्यों ना बनाऊं, मैं भी अपना बनाऊंगा सर। ओके, तो उसने प्लान ये किया कि मैं नॉर्थ इंडिया जाऊंगा। नॉर्थ इंडिया जाके खास करके ऊपर की तरफ सर, है ना, वेस्टर्न चालुक्य को तो डिफीट कर दिया है मैंने, मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा बंगाल वाले रीजन में जहां से गंगा आती है। और गंगा के जो नदी वाले विस्तार है का, क्योंकि ऊपर से बंगाल और ब्रह्मपुत्र और गंगा बंगाल के अंदर इकट्ठी होगी, तो बोले ऐसी जगह के ऊपर से मैं जाऊंगा जहां से गंगा का पानी लेके आऊंगा और वहां के अंदर अपना एस्टेब्लिशमेंट करूंगा और अपने मंदिर जो बनाना है मुझे उसमें इस पानी का उपयोग करूंगा। तो राजेंद्र प्लान्ड टू बिल्ड अ मंदिर at the South India near Tanjore only to imitate his father and make himself a bigger king। कि भाई मेरे फादर ने श्रीलंका का एक रीजन जीता, मैंने श्रीलंका पूरा जीत लिया, मैंने वेस्ट के राजाओं को हरा दिया, अब मुझे नॉर्थ की तरफ जाना है और नॉर्थ में से मैं वहां से नदी में से पानी लेके आऊंगा, यहाँ पे मंदिर बनाऊंगा, मंदिर के कुंड में वो पानी का उपयोग करूंगा सो दैट मेरी एनर्जी, मेरी दबदबा, मेरा जो रतबा है वो और बढ़ेगा। अब ये करने के लिए उसको आगे जाना पड़ा। बंगाल में जो राजा हुआ करते थे उनका राजा का डायनेस्टी का नाम था पाल डायनेस्टी। आप पिछले क्लासेस को देखोगे तो पाल डायनेस्टी के ऊपर हमने सेशंस लिए हुए हैं, आगे भी इनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो पाल डायनेस्टी में राजा थे उन्होंने मना कर दिया, बोले राजा यहां से तो मैं आपको पानी नहीं दूंगा। और यहाँ पे राजेंद्र कहता है कि आप मुझे पानी नहीं दोगे, हम आएंगे आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो सेना लेके ये लोग पहुंचे बे ऑफ बंगाल के लिए। बे ऑफ बंगाल में नेवी को किसी ने डोमिनेट करवाया था, तो वो चोलाज और राजेंद्र जैसे किंग थे। इन्होंने जाके बंगाल के राजा की सर्विस कर दी और बंगाल के राजा को समझ में नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ। अब ऐसा तो क्या था इस दौर के अंदर, तो आप देखिए कि दिस इज द पीरियड ऑफ 750 टू 1000। दिस इज द पीरियड वेयर Pal dynasty, Gurjar Pratihar dynasty, and the Rashtrakoot dynasty are fighting among themselves for the control of Kannauj। कन्नौज को कंट्रोल करने लिए, कन्नौज को जीतने के लिए उनकी संघर्ष चल रही थी। और इस संघर्ष के समय पे पाल डायनेस्टी ऑलरेडी कमजोर हो गई। तो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं नॉर्थ के कंसोलिडेशन में अपनी जो एनर्जी वेस्ट कर रहा हूं, उस दौर में मुझे कोई दक्षिण भारत का राजा आके मेरे ऊपर आक्रमण करके मुझे खत्म करके चला जाएगा सर। ठीक है, सो दे हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट आउट। द चोलास डिड नॉट एक्सपेक्टेड और द पालास डिड नॉट एक्सपेक्टेड, पर राजेंद्र ने करके दिखाया। ऊपर से वहां से गंगा नदी का पानी लेके आए, नीचे आके यहाँ पे एक सिटी बनाया जिसका नाम था गंगाई कोंडा। अपने आप को टाइटल दिया गंगाई कोंडा कि देखो मैंने गंगा के ऊपर जीत हासिल की है। मैं कल इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आऊंगा तो राजा अपने आप को कहेगा गंगाई कोंडा सर, है ना, और कहेंगे कि मैं एक सिटी बना रहा हूं, नाम है गंगाई कोंडा चोलापुरम सर। ठीक है ना, आई एम मेकिंग अ सिटी कॉल्ड एज गंगाई कोंडा चोलापुरम, जो एक टेम्पल टाउन के रूप में एस्टेब्लिश किया गया सर। ठीक है ना, सो इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द नेम ऑफ टेम्पल टाउन, वेयर वी विल कम टू नो कि इनके द्वारा एक अपना डोमिनेशन और अपनी एस्टेब्लिशमेंट होती है सर। ठीक है, इनफैक्ट इसके बाद भी हमें ये जानकारी मिलती है, वी विल स्टिल कम टू नो कि आफ्टर एस्टेब्लिशिंग दिस टेम्पल टाउन ऑफ गंगाईकोंडा सोलापुरम, we will also see that Rajendra will be focusing about the other parts and the other parts will be the Southeast Asia sir। ठीक है ना, तो हमें ये देखने को मिला कि राजेंद्र जो थे उन्होंने नॉर्थ इंडिया के ऊपर जीत हासिल किया। उन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम इसके लिए स्थापना की, मैंने आपको बताया नाम ही है गंगाईकोंडा। कोंडा का मतलब है टाइटल, जैसे एक चोला राजा अपने आप को या पल्लव राजा अपने आप को टाइटल देता था वटापी कोंडा सर। ठीक है, चोला डायनेस्टी में एक राजा है अपने आप को टाइटल देता है मदुरई कोंडा। इनफैक्ट ये जो राजेंद्र है ये अपने आप को टाइटल देगा कदरम कोंडा, है ना। कदरम कोंडा क्यों? क्योंकि उसने साउथ ईस्ट एशिया में कदरम स्टेट को भी डिफीट करेगा सर। ठीक है, चोला नेवी अपने पीक के ऊपर गई, कोरोमंडल से लेके मलाबार, मलाबार मतलब आज का केरला वाला समुद्र किनारा भी इन्होंने जीत लिया। ये बे ऑफ बंगाल के अंदर चले गए और बे ऑफ बंगाल में चलते चलते दे वेंट टुवर्ड साउथ ईस्ट एशिया। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया और चोलास के रिलेशन कैसे रहे हैं एम्पायर बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ी उसकी भी यहाँ पहले मैप से ही समझाता हूँ, फिर आगे चलूंगा सर। ठीक है, अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया में ये जो डायनेस्टी थी उसका नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी। नाम क्या था? शैलेंद्र डायनेस्टी, नाम याद रखिएगा, इंडियन नाम ही है शैलेंद्र सर। ठीक है, एम्पायर का नाम क्या था? श्री विजया एम्पायर।
साम्राज्य, किंगडम का नाम क्या था? श्री विजय एम्पायर सर, है ना, विजया के ऊपर से, आप विजय के ऊपर से याद रख सकते हो। ये श्री विजय एम्पायर के इनिशियल राजाओं ने राजा राजा वन, जो राजेंद्र के फादर हुआ करते थे, उनके साथ अच्छे संबंध रख दिए थे। ये श्री विजय एम्पायर के शासकों ने राजा राजा को नागपट्टनम के अंदर अपनी डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट करवाई। एक्चुअली ये जो शैलेंद्र डायनेस्टी जो श्री विजय एम्पायर का पार्ट हुआ करती थी, ये लोग बुद्धिस्ट हुआ करते थे, इनमें से बहुत सारे हिंदू भी थे और बुद्धिस्ट भी थे। इनका बुद्धिज्म को लेके आना जाना होता था चोला किंगडम्स के साथ, क्योंकि कारण यह है क्योंकि चोलास यूज्ड टू डोमिनेट द रीजन्स ऑफ स्पाइसेस, है ना, यहाँ स्पाइसेस का व्यापार आज की तारीख में भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है दक्षिण भारत के अंदर, स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स के अंदर। तो ये श्री विजय एम्पायर के शासकों को पता था कि हम लोग आएंगे जाएंगे, हमारे व्यापारी लोग आएंगे। उस टाइम पे भिक्षु, बौद्ध भिक्षु भी बहुत सारे भारत में आते थे पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए। कांची यूज्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो श्री विजय एम्पायर, जहां के रूलर्स का नाम था शैलेंद्र डायनेस्टी के राजाओं, इन्होंने राजा राजा वन के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस किए। कहा कि राजा राजा, हमारे बहुत सारे भिक्षु आते हैं आपके स्टेट के अंदर, आप एक जमीन का टुकड़ा दे दो, हम वहां पे एक मोनेस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो आज के तमिलनाडु में एक जगह है नागपट्टनम, नागपट्टनम अभी भी है सर, ठीक है ना, वहां पोर्ट है। पट्टिनम या पट्टनम इज एन एग्जांपल ऑफ पोर्ट, है ना। तो आप देखोगे विशाखापट्टनम आज की तारीख में भी मिलता है सर, ठीक। कावेरीपट्टनम बहुत पुराना पुहार का पोर्ट आपको देखने को मिलता है। नागापट्टनम सर, ठीक है ना, समझे। तो पट्टिनम या पोर्ट या पट्टनम आपको पता होना चाहिए, देयर आर एन एग्जांपल ऑफ पोर्ट ओनली सर, ओके। तो ये आपको कीवर्ड्स बता रहा हूँ, देखो यहाँ से हिस्ट्री होती है, ऐसे रट्टा नहीं मारा करते हिस्ट्री के अंदर, पहले भी बताया था अभी भी कह रहा हूँ सर, ठीक है। ये सीरीज थोड़ी लेट शुरू हुई, पर प्लान ये है कि अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव करके आपको ये तमिलनाडु बोर्ड का जो पूरा 11th का जो हिस्ट्री एनसीईआरटी का बुक है, तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है, उसको करवा दूं। बहुत सवाल आपका आएंगे और ये एवरग्रीन होता रहेगा, मतलब है ना, इसको आप बाद में रिवाइज करते रहिएगा। अच्छा खासा आपका अंडरस्टैंडिंग भी बनेगा और मजा भी आएगी पढ़ने की सर, ठीक है ना। टाइम लगेगा, देखो कोई भी चीज में टाइम लगता है सर, ओके। हम यहाँ फाउंडेशन बना रहे हो, मैं आपको फ्री में करवा के दे रहा हूँ सर, ठीक है। सो आई डोंट हैव एनी वेस्टेड इंटरेस्ट वाइल टीचिंग दिस पार्ट, ओके। तो आई टेक माई ओन टाइम, द इंटेंशन इज कि आई कैन डिलीवर माई फुलेस्ट, है ना। मैं आपको मेरा फुल दे दूं सर, है ना, अच्छी खासा आपको अंडरस्टैंडिंग बना दूं। आप पढ़ो तो फट 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 फिर रिवीजन ही करना हो, 2-3 बार रिवाइज करके जाओगे मिनिमम। और एंशिएंट इंडिया में से 5-6 सवाल आते हैं हर साल सर, ठीक है। और ये पीरियड बहुत फेवरेट है यूपीएससी का सर, खैर। तो ये श्री विजय एम्पायर के राजाओं ने नागपट्टनम में चोलास को कह के उन्होंने मोनेस्ट्री बनाई। क्या बनाया? मोनेस्ट्री। सो चोलास की साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो संबंध है सर, ठीक है, चोलास की जो इंपीरियल चोलास की जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ जो संबंध है वो कैसी रही है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनकी संबंध दो प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। एक तो ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू यहाँ डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडली हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के थ्रू भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। और वी विल कम टू नो कि साउथ ईस्ट एशिया में जो श्री विजय एम्पायर था, कौन सा एम्पायर था? श्री विजय एम्पायर हुआ करता था। ये श्री विजय एम्पायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बुद्धिज्म की बात करेंगे तो दे वर दी वंस बेसिकली हु एस्टैब्लिश्ड अ मोनेस्ट्री एट नागपट्टनम बाय रिक्वेस्टिंग टू द चोला किंग, वी कैन से राजेंद्र, सॉरी राजा राजा सर, ओके। तो राजा राजा वन के कहने के ऊपर एक जमीन का टुकड़ा दे दिया गया नागापट्टनम में, और श्री विजय एम्पायर ने वहां पे अपना एक क्या कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक मिशन कम मोनेस्ट्री, एक मठ बना दिया, सो दैट जो भी बौद्ध भिक्षु आते जाते रहेंगे उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। अच्छी बात थी सर, ओके। अब यहाँ पे इनका व्यापार चालू हो गया। अगर आप ये ब्लू लाइन देख रहे हो, दिस इज एक्चुअली द ट्रेड रूट, है ना, दिस वाज द ट्रेडिशनल ट्रेड रूट दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय द इंपीरियल चोलास एंड द श्री विजय एम्पायर, बोथ ऑफ देम, टू कम एंड गो फ्रॉम दिस रीजन सर, ओके। अब धीरे 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 हुआ क्या कि चोला व्यापारी यहाँ पे आते थे, चोला व्यापारी आते थे। चोलास के व्यापारी जब यहाँ पे आते रहे तो बीच में इनके जो कलेक्टर्स होते हैं या कस्टम ऑफिशियल्स होते हैं ये श्री विजय एम्पायर के, उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। सो मेनी अ टाइम द चोला व्यापारीज और द चोला मर्चेंट्स, ओके ना, द गिल्ड्स दैट वर एग्जिस्टिंग एट दैट टाइम, गिल्ड समझ में आता है सर, ठीक है। ये गिल्ड्स बेसिकली व्यापारियों की बॉडी हुआ करती थी। और साउथ इंडिया में मनीग्राम करके एक गिल्ड हुआ करती थी, क्या नाम था? मनीग्राम सर, ठीक है। ये मनीग्राम के व्यापारियों ने बहुत कंप्लेन कर दी चोला राजा को। बोले सर हम जाते तो है वहां दक्षिण पश्चिम एशिया की तरफ, पर ससुरा वहां का राजा लोग जो है बहुत परेशान करता है। उनका कलेक्टर और उनका कस्टम ऑफिसर रास्ते भी हमारे जहाज को रोक देता है, हम लोग को पैसा मांगता है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, ठीक है। तो चोलास बौखला गए, बोले हाँ हाँ तनिक ऐसा प्रॉब्लम है, बोले करते हैं कुछ प्रबंधन इनके लिए भी सर, ठीक है ना, समझे। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी
इधर द चोलास डिसाइडेड कि भाई हमारे व्यापारियों को बहुत परेशान किया जा रहा है श्री विजय एम्पायर के द्वारा। तो राजा राजा ने तो कुछ नहीं किया, पर राजेंद्र तक आते आते इसका दिमाग छटक गया है ना। तो ही वॉज लाइक आता माजी सटकली, तुम मेरे व्यापारियों को परेशान कर रहे हो। हाँ, मेरे लोग जो आते जाते रहते हैं उनको तुम टैटा टूटू कर रहे हो सर, है ना। इन सब का बदला लिया जाएगा। बदला कैसे लेगा? तो विल बी अटैकिंग ओवर देम सर, ठीक है ना, समझे। तो इट वाज द पीरियड ऑफ राजेंद्र ओनली, है ना, समझे कि नहीं समझे। ये राजेंद्र का ही दौर था अगर आप समझोगे। तो दक्षिण पश्चिम एशिया में, आज के साउथ ईस्ट एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए, तो वहां एम्पायर बिल्डिंग के रूप में हमें यहाँ से मिल रहा है कि इन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और राजेंद्र करके जो राजा थे, उन्होंने श्री विजय एम्पायर के अंदर कदरम वाला जो रीजन है वो जीत गए। जीतने का मतलब है कि अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया सर, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द चोलास बिकेम वेरी पावरफुल इन साउथ ईस्ट एशिया। इनफैक्ट ये जो कदरम करके किंगडम है उसको जीतने के बाद राजेंद्र अपने आप को टाइटल देता है कदरम कोंडा। क्या टाइटल देता है? कदरम कोंडा। कि देखो मैंने कदरम करके स्टेट को जीता है, दक्षिण पश्चिम एशिया, वहां के राजाओं को मेथी पाक चखाया है सर, ठीक है। बोले हमारे सामने टैटे टूटू ना किया जाए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। द चोलास आल्सो रेवेज द वेस्टर्न एम्पायर, मैंने बताया वेस्टर्न चालुक्यस, ओके। और राजा राजा और राजेंद्र दोनों ने मिलकर कल्याणी चालुक्यस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वही कल्याणी चालुक्यस जहां से लेटर पीरियड में एक राजा आएंगे विक्रमादित्य सिक्स, जिनके ऊपर से बुक लिखी गई विक्रमदेव चरित, और उनके कोर्ट में ऑथर थे बिल्हान, और एक और ऑथर थे विघ्नेश्वर, जिन्होंने मिताक्षरा सिस्टम के ऊपर कमेंट्री की थी। मिताक्षरा क्या है? हिंदू फैमिली के ऊपर, हिंदू फैमिली लॉ है सर, जहां फैमिली की प्रॉपर्टीज कैसे पास ऑन की जाती है उसके ऊपर एक कमेंट्री है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इनफैक्ट ये इतने पावरफुल थे, इतने डोमिनेटिंग थे, कि इन्होंने वहां कल्याणी चालुक्यस के कैपिटल को शिफ्ट कर दिया, मतलब उसको तोड़ दिया, और वहां से एक द्वारपालक की मूर्ति लेके आ गए सर, ठीक है। और ये मूर्ति अपने यहाँ पे एक मंदिर में लगाई, दरासुरम मंदिर सर। कहाँ पे आया है? कुंभकोणम के अंदर। एक्चुअली चोलास के बहुत सारे टेम्पल है, आपको चिदम्बरम, आपको तांजोर, गंगाईकोंडा चोलापुरम, और भी सिटीज के अंदर आपको मिलेंगे। वहां पे इन्होंने ये सब टेम्पल्स की डिटीज को वहां पे एस्टेब्लिश किया है। और राजेंद्र इतना बड़ा पावरफुल राजा था, तो ये कंटिन्यूसली अपने आप को टाइटल देता रहा। चोलास में एम्पायर बिल्डिंग में इसके जैसा दबदबा किसी का नहीं था। इनफैक्ट आज के टाइटल का जो क्लास था ना, कि फ्रॉम टेम्पल टू नेवीज, ये टेम्पल टू नेवी करने के पीछे का कारण ही ये था। राजेंद्र अपने आप को कहता है पंडित चोला, मैं बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हूँ। ही वॉज अवेयर अबाउट संस्कृत बाय द वे, ओके। चोलास के अंदर खासियत ये है कि इनके आर्किटेक्चर और इनके टेम्पल्स में संस्कृत और तमिल दोनों चलता था सर, ठीक है ना, समझे। सो तमिल लैंग्वेज का तो प्रभाव था, संस्कृत का भी आपको मिलता है चोलास के समय पे ही सर, ठीक है। ये अपने आप को कहता है पंडित चोला। ये अपने आप को कहेगा कदरम कोंडा, कि मैंने कदरम को जीता है। कदरम कौन सा? साउथ ईस्ट एशिया। उसके राजा ने हाथ जोड़ दिया था कि राजा हमसे गलती हो गई, हमारे व्यापारी, हम आपके व्यापारियों को परेशान नहीं करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। ये अपने आप को कहता है मुडी कोंडा चोला सर, है ना, द क्राउन चोला। ही कॉल्स हिमसेल्फ एज गंगाई कोंडा। क्यों गंगाई कोंडा? क्योंकि मैंने गंगा के ऊपर जीत हासिल की है। बंगाल से लेके ऊपर नॉर्थ की तरफ गया, वहां से नदी में से पानी निकाल के आया, गंगा जल, और वही पानी को अपने मंदिर में लगाया सर, ओके। और कहा कि देखिए मेरा दबदबा देखिए। तो चोलास की एम्पायर बिल्डिंग का अपना दबदबा है। ये एम्पायर बिल्डिंग के ऊपर से हमको इतनी चीज पता होनी चाहिए कि हाउ द चोलास हैव एक्चुअली फंक्शनड आउट सर, ठीक है। तो होपफुली आपको पिक्चर क्लियर हुआ विथ रिस्पेक्ट टू चोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड द चोला हिस्ट्री, कि व्हाट हैज बीन द स्टोरी ऑफ द चोलास, ओके ना, समझे। तो आज इतना रखते हैं। इतना रखने का इंटेंशन ये था क्योंकि चोलास की जो अर्ली हिस्ट्री है सर, है ना, जहां ओरिजिन से लेके एम्पायर बिल्डिंग की जो कहानी है वो देखी। नेक्स्ट क्लास के अंदर इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जाऊंगा और इकोनॉमी के ऊपर चर्चा करूंगा कि चोलास ने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है तो ये कैसे बनाया है सर, है ना। अब आई एम नेवर इन एनी हेस्ट व्हेन आई कम टू द फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, ओके। जब जब मैं फाउंडेशन सब्जेक्ट को कराता हूं तो मैं कभी हेस्ट में नहीं रहता हूं, मतलब जल्दी में नहीं रहता हूं, भागादौड़ी में नहीं रहता हूं। इंटेंशन ये होता है कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कराओ, एक बार कराओ, ढंग का कराओ सर, ओके। ये चैप्टर्स की सीरीज अगले 1-2 महीने तक, 3 महीने तक चलेगी सर, है ना, एंशिएंट इंडिया की, सॉरी मिडिवल इंडिया की। तो अभी तो हम लोग अर्ली मिडिवल इंडिया के ऊपर पहुंचे हैं, पर जैसे जैसे आगे जाऊंगा तो पूरी की पूरी ये बुक करवाऊंगा मैं आपको, और चैप्टर बाय चैप्टर करवाऊंगा सर, है ना। तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ लीजिएगा, आपको ये दिख जाएगा। 10वें या 9वें नंबर का चैप्टर मुझे याद नहीं है, बट आप कॉम्प्रिहेंसिवली करो सर, ठीक है ना। आपके लिए इंटेंशन यही है कि आप कॉम्प्रिहेंसिवली करो, अच्छे से करो और तगड़ा करके जाओ सर, ठीक है। आज यहाँ पे ही आपको खत्म करता हूँ सेशन को, और फिर से मैं आपको वेलकम करूंगा कि यू प्लीज बी विथ अस ऑन दिस चैनल। आई विल बी कंटिन्यूइंग अबाउट द चोलास। नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में और इनके कीवर्ड्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां से यूपीएससी ने सबसे ज्यादा सवाल पूछे हैं सर, ठीक है ना।
तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आज का दिन है जहां 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड मेक द मैक्सिमम आउट ऑफ इट सर, है ना, समझे। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ। अभी 50% डिस्काउंट अवेलेबल है। एनुअल फी हाइक उसके बाद शायद हो जाएगा। और जीएस और ऑप्शनल दोनों आप साथ में लीजिए, 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो अराउंड 48,749 के अंदर आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों की तैयारी 1 साल के अंदर हो जाती है। तो दोस्तों आज खत्म करता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर तब मिलूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। कीप स्टडिंग, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।